दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से अच्छे नंबरों में पास होने के बावजूद भी अंग्रेजी न आने के कारण उन्हें नौकरी में हर जगह नकार दिया जाता है। इससे उनका मनोबल टूटता है, लेकिन पढ़ने की इच्छा फिर भी बनी रहती है और वे अपना पाठन जारी रखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर कावा खाने का जिक्र किया कि किस तरीके से वहां पर भगत घुमाने की परंपरा और लोहे से सोना बनाने का उपक्रम जो है वो लोग किया करते थे, और साथ ही ये भी चर्चा करी कि अश्लील बातें कितनी आम थी वहां पर, और इन सब बातों में किसी को कोई परहेज नहीं लगता था, शर्म महसूस नहीं होती थी। इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा पिछले एपिसोड में करी थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का एपिसोड खासा इंटरेस्टिंग है, उसे अंत तक जरूर सुनिएगा। शादी किस तरह हुई और किस तरह के अजीबो गरीब रस्मों रिवाज थे महारवाड़ा के, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी। तो चलिए। कावा खाने में जिस तरह सट्टा बैटिंग चलता, उसी तरह दारू की भट्टियां भी थीं। गली के मुसलमान मवाली का धंधा करते, उनकी भट्टियों की जगह संडास के पास ही तय होती। रात में 10-12 बजे के बाद संडास के पास जाने की हिम्मत किसी की ना होती। स्त्रियां तो कुछ अधिक ही डरती। एक बार एक स्त्री अंधेरे में नल में नहा रही थी। एक मवाली गुंडा आता है और उस पर मूतता है। वह स्त्री असमंजस में। उसके सामने प्रश्न ये कि ठंडे पानी में नहाते समय ये गर्म पानी कहां से आया। दहकती भट्टियों पर टीन की डिब्बों में दारू का मसाला पकता रहता। पानी की बजाय ऊपर टीन के डिब्बे पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा रहता। एक दिन मुझ पर कावा खाना सुधारने का भूत सवार हुआ। वैसे भी नए विचार मैं स्कूल से लेकर आता हूं। ये शाम अकेला ही बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ, पब्लिक फोन घुमाता हूँ। घर आकर देखता हूँ तो दारू की भट्टियों पर पुलिस का छापा पड़ा था। सारा माल जब्त किया जाता है, अलबत्ता दारू निकालने वाला कोई हाथ नहीं लगता। आज कुछ अच्छा काम किया, इसीलिए उस दिन नींद अच्छी लगी। दूसरे दिन यूं ही कावा खाने की ओर आता हूँ। साथ में कॉलेज जाने वाली मित्र मंडली थी। आंखें तरेरता हुआ गुंडा सामने अड़ जाता है। मैं सहज पूछता हूँ, क्या चाहिए। मुझसे एक शब्द न बोलते हुए भी वह एक दनादन तमाचा मेरी कनपटी पर जड़ देता है। क्षण भर बिजली कौंध जाती है। साथ के दोस्त विरोध नहीं करते, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस तरह हम आगे बढ़े। मवालियों के गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट विजिलेंस को दी। खबर के बारे में इन्हें जानकारी तो नहीं मिली। इस शंका में मैं रात भर नहीं सो सका, परंतु इसके बाद कावा खाना सुधारने का उत्साह बारिश में पड़े ढेले जैसे अपने आप घुल जाता है। शादी के लिए रिश्तेदारों से लगातार प्रस्ताव आते रहते, परंतु मुझे ये सवाल ठंडा कर देता कि नौकरी के बिना शादी कैसी। शादी का क्रेडिट लेने के लिए मौसेरे चाचा उतावले हो उठे थे। लड़की के रिश्तेदारों की और उनके संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने शादी की रट लगा दी। माँ से वे हमेशा कहते, लड़की बड़ी हो गई है, उसे आंचल आ गया है, नौकरी का क्या, आज नहीं तो कल लग ही जाएगी। जिसने चोंच दी है वे चारे का भी व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर लोगों का ये ड्रॉबैक है कि वो भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उन्हें सिर्फ शादी करनी है और जल्दी पोता पोती चाहिए होता है। ये सबकी भाषा होती। हमारी गांठ में फूटी कौड़ी भी ना थी। शादी का सारा खर्च मौसेरे चाचा उठाने को तैयार थे। निश्चित ही यह सब खर्च वापस कर देने के आश्वासन पर आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी। इस हिसाब से मुझ पर यह उपकार था, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं लगना था। एक और साई का चेहरा, उसकी बोलती आंखें, उसका गोरा रंग आंखों की चकाचौंध कर रहा था, तो दूसरी ओर आर्थिक हालत बेचैन कर देती। अंत में सई की ही विजय हुई। नौकरी न होते हुए भी मैं शादी के लिए तैयार कैसे हुआ, ये प्रश्न आज भी मुझे सताता है। तो खूबसूरत गोरी लड़कियां जो हैं वो समाज में, सभी सभ्य समाजों में जो हैं कमजोरी रही हैं। सई के रिश्तेदार बंबई बुलाए गए। शादी गांव में होने वाली थी, पर शादी का कपड़ा बंबई से खरीदा जाने वाला था। तो अब इसके आगे का जिक्र जो है वो बड़ा मजेदार है। उन दिनों महार लोगों में शादी का बस्ता बांधना एक मजेदार बात होती। दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार गांव वाले सब मिलकर बस्ता बांधने जाते। बस्ता बांधना अर्थात दुल्हा दुल्हन के कपड़े खरीदना। सारी मंडली दुकान के सामने घेरा बनाकर खड़ी रहती। उसमें से 10-20 कपड़ों की परख के लिए दुकान के भीतर। उनमें 2-1 महिलाएं विशेष रूप से रहती।
दुकानदार को इसकी पूरी जानकारी रहती। ऐसे समय दोनों पक्ष एक दूसरे को काटने की सोचते। दूसरे पक्ष ने जिस कपड़े को हाथ लगाया होता वह कपड़ा खरीदना पड़ता। इस पर भयंकर झगड़ा उठ खड़ा होता। कभी कभार शादियां टूट जाती। दुकानदार अपनी कीमत पर अड़ जाता। बस्ता बांधने पर दुकानदार बड़ी दिलदारी से सबको जलपान देता, परंतु बस्ता बंधवाने वाले को ये जानकारी न होती कि चाय के पैसे दुकानदार ने पहले ही निकाल लिए हैं। दादर, मेहतार, पाखाड़ी या डोंगरी, इन बस्तियों में बस्ता बांधने का कार्यक्रम विशेष रूप से रंग लाता। बस्ता कांख में दबा दोनों पक्ष किसी बगीचे में जाकर बैठते। हलवाई की दुकान से लड्डू लाए जाते और बगीचे में सबको बांटे जाते। गांव से कोई ना पहुंचा हो तो लड्डू उसके घर पहुंचाए जाते। ऐसा था ये बस्ता बांधना। मुझे जब अपने बस्ते की याद आती है तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस्ता बांधने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। मेरे पक्ष में कुछ पढ़े लिखे मित्र थे, उनमें सदाशिव प्रमुख। उसका कहना था कि दूल्हा पढ़ा लिखा है, उसे लड़के वालों की ओर से सूट मिलना ही चाहिए। अजीब बात यह थी कि लड़के वालों की ओर से मेरे मौसेरे चाचा ही बोल रहे थे। उन्होंने हमारी मांग ठुकरा दी। हम धोती, कोट, पगड़ी, जूता देंगे, पुराने हिसाब के कपड़े खरीदेंगे। ये उनकी जिद थी। हमारी ओर से लड़की के लिए कीमती शालू पहले ही खरीदा जा चुका था। लड़की के कपड़ों के लिए जो खर्च हुआ उसकी आधी कीमत के कपड़े हम देंगे, उनका कहना था। ये परंपरा चली आ रही है। झगड़ा बढ़ता गया। मैं भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दुकान के सामने ये झंझट चल रहा था। हम आंकड़ों के आधार पर ये सिद्ध करने पर तुल गए, आप जो कपड़े खरीदने वाले हैं उतने पैसों में सूट हो जाएगा। लड़की वालों के बजाय हमारे चाचा ही ये बात मानने को तैयार न थे। तो मतलब परंपराएं तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बार बार ये समझाया जाने के बावजूद भी कि जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं धोती और बाकी चीजों में, उतने में कोट या सूट आ ही जाएगा बड़े आराम से। लेकिन फिर भी सूट खरीद दिया तो परंपरा का निर्वाह कैसे होगा? धोती कैसे खरीदी जाएगी? इन सब चीजों से आगे बढ़ना कोई चाहता नहीं। रूढ़ियां कोई तोड़कर आगे नहीं बढ़ने में इंटरेस्ट है। अब आगे क्या होगा इसके लिए सब चिंता मग्न। इतने में बाबा का पारा अंतिम छोर पर पहुंच गया। वे दहाड़ते हैं, अनाप शनाप गालियां बकते हैं। मेरे कुछ कहने करने से पहले ही वे मेरे गाल पर अपनी 5 उंगलियों के निशान जड़ देते हैं। पल भर तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हो रहा है। फिर मैं अनियंत्रित हो गया। शादी तोड़ दीजिए, जाहिर कर देता हूं। सिर्फ लड़की का बस्ता लेकर ही वे लोग उस रात घर लौट गए। उस दिन मुझे अपने होने वाले ससुर पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने झगड़े में कोई हिस्सा नहीं लिया, मेरा पक्ष भी नहीं लिया। उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। रात भर सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा। मेरे स्वभाव में बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। इसका परिणाम 2-3 दिन में सामने आया। कावा खाने में सन्नाटा फैल गया। मुझसे कोई बात ना करता, शादी टूट गई है ऐसी सबकी धारणा थी। मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। सही के भविष्य का क्या होगा? मुझसे उसकी शादी तय हुई है, यह बात सारे इलाके को मालूम हो गई थी। फिर भी उससे शादी कौन करेगा? उल्टे सीधे विचार मन में डेरा डाल रहे थे। सही हाथ से निकल जाएगी यह डर भी था। उसके सौंदर्य पर मैं सही अर्थों में न्यौछावर हो गया था। तो सारी बात यही थी। तो जिस विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन की बात यहाँ पर दया पवार जी कर रहे हैं वो यही है। पहले जिस चीज के लिए वो अड़े पड़े थे अब उन्हें वो चीज नहीं चाहिए थी। अब उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब था। आज मैं यहाँ पूरी तौर पर यह नहीं बता सकता कि उस समय कौन सा विचार मुझ पर हावी था। यकीनन पढ़ के यही लगता है कि खूबसूरत लड़की को पत्नी के तौर पर चाहत जो है इनके मन में बहुत गहरे उतर गई थी। पर मैं गर्दन नीचे किए ससुर को मिलने निकल पड़ा। मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर है। आप अपने हिसाब से मेरे लिए कपड़े लीजिए, यदि न खरीदें तो भी चलेगा। मैं जिन कपड़ों में हूं उन्हीं कपड़ों में मंडप में खड़ा रहूंगा। शायद ससुर को अपनी बेटी के सौंदर्य का घमंड रहा हो। लड़के को तान कर रखने से ही वह रास्ते पर आएगा, ऐसा भी उनके अनुभवी नजरों को लगा होगा। बहरहाल सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए एक सूट खरीद दिया। उनमें यह परिवर्तन कैसे आया मुझे भी नहीं मालूम। शादी के समय
पर सूट पहनकर कैसा दिखूंगा यही चित्र मेरे सामने तैरते रहे। वैसे भी जिंदगी में सूट पहनने का पहला अवसर था, खुशी न होती तो ही आश्चर्य होता। शादी किस साल में हुई आज याद नहीं, पर अक्टूबर 1954 में मैट्रिक पास हुआ। उसके 5-6 महीने बाद ही शादी के मंडप में था। उस समय महार लोग नव बौद्ध नहीं बने थे। शादी परंपरागत पद्धति से ही संपन्न हुई। बौद्ध हो जाने के कारण आजकल महारों की 2 घंटे में ही विधि विवाह संपन्न हो जाता है, वह भी सरल पद्धति से। शायद इस पद्धति से विवाह करवाने वाला मैं आखिरी व्यक्ति रहा हूं, मतलब परंपरागत पद्धति से शादी करवाने वाले। पंचशील, शरण और शपथ विधि संपन्न हुई नहीं कि शादी हो गई, परंतु मेरी शादी के कार्यक्रम 2-3 दिन चले। शिक्षा के कारण दिमाग में कुछ नई बातें घर कर गई थी। मैं हल्दी नहीं लगने दूंगा, चेहरा ढकने वाला मौर आदि नहीं बांधने दूंगा। मेरी ये मांगें देखकर बाराती चकरा गए। इतना प्रगतिशील दूल्हा शायद वे पहली बार ही देख रहे थे। मेरा विरोध शुरू हुआ। मां घुटनों में सर दबाकर सुबकने लगी। अंत में मैंने हाथ पैरों में हल्दी लगाने की इजाजत दे दी। मोतियों की 1-2 लड़ियां सेहरे के तौर पर बांधने दिए। यह सब समझौता मैंने मां के संतोष के लिए किया। तो जिसको कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेल करना, वही हमेशा औरतें खासकर ये चीजें ज्यादा करती हैं। हल्दी के दिन महारवाड़ा के सभी रिश्तेदारों को पंगत देने की प्रथा थी। ऐसे समय पिछली कुछ पंगत बाकी रही हो उसका हिसाब भी यहाँ चुकता कर दिया जाता। सब पत्तलें उठानी पड़ती। शादी के समय रिश्तेदारों के नखरे बढ़ जाते। शादी में नहीं आएंगे ऐसी धमकी भी दी जाती। रिश्तेदार यदि शादी में नहीं आए तो व्यक्ति के खानदानी होने की पावती मिलती, नहीं तो लोग ऐरा गैरा नत्थु खैरा समझते। वैसे हम पर कोई पिछली पंगत बाकी नहीं थी। पंगत में पूरी और गुड़ पाक देना बहुत अच्छा भोजन समझा जाता। तो यहाँ पर ये जो जिक्र किया गया है कि यदि बाराती नहीं आए बढ़ चढ़कर तो बेकार की बारात समझी जाएगी या बेकार रिश्तेदार समझे जाएंगे, आज समझा जाएगा हल्की जगह शादी हो गई। तो ऐसे में आपको याद होगा B.R. चोपड़ा की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा स्टारर। उसमें इसी मुद्दे को फोकस किया गया था कि किस तरीके से राजस्थान के सेटअप में पूरी फिल्म थी और किराए पर लोग जो है वो बाराती और घराती बुलवाते हैं और एक दूसरे पर रौब झाड़ने के लिए यदि कोई इंग्लिश स्पीकिंग बंदा हो तो और भी ज्यादा रौब पड़ता है। तो वहां पर उसे पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर दिखाया गया था इस फिल्म में। हल्दी के दिन की पंगत वाली घटना याद आ रही है। इस पंगत की सारी खरीदारी रिश्तेदारों की सलाह पर ताल्लुके में ही की गई थी। चावड़ी पर बड़ी भट्टी खोदी गई, कड़ाही में पूरियां तली जा रही थी। तानाजी माल पर कौवे सी नजर गड़ाए हुए हैं। न जाने उन्हें क्यों तान्या बाबा को रिश्तेदारों पर शक हुआ। उसने चावड़ी की गैलरी में जाकर देखा, वहां गुड़ और आटे की लोई चुरा कर रखी गई थी। तो लोग कितनी गरीबी और एक दूसरे का काम खुद ही बिगाड़ने में आमादा रहते हैं। अपने ही लोग जो है एक दूसरे के काम को खराब करते हैं। तान्या बाबा गुस्से में आकर मां बहन की गालियां बकते हैं। कार्यक्रम का बिगाड़ना, शादी घर की हंसी उड़ाना, ये कुटिल चाल थी रिश्तेदारों की। ये परंपरा में बचपन से ही देख रहा हूं। लोग खाने बैठे कि पूछिए मत, कोई जांघों के नीचे पूरियां दबाते तो कोई मेरा लड़का बंबई में है उसका हिस्सा डालिए, मेरे बेटे की शादी में कैसे गले तक भरा था। ये औरतों की पंगत का संवाद रहता। मेरा सिर चकराने लगता है, पर कुछ बोलने पर अपनी ही शादी का सत्यानाश होता, इसलिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप। इस भोजन के बाद मंडली शादी के रस्म के लिए लड़की के गांव निकलने वाली थी। इकलौती बैलगाड़ी किराए पर ली गई। सारे बाराती भला उसमें कैसे बैठते। महारवाड़ा के लोग रूठ गए थे। हमारे बीच जिम्मेदार व्यक्ति कोई ना था। दादा तानाजी सबको समझाते हैं, विधवा के बेटे की शादी में ये सब क्या करते हैं, ऐसे दयनीय वातावरण बनाते हैं, परंतु लोग हिलने को तैयार न थे। अंत में तात्या बाबा सबका खर्च देते हैं। गाड़ी खर्च मिलते ही सब खुश हो जाते हैं। मेरे गांव से दुल्हन का गांव 10-12 मील ही था। दूल्हे की गाड़ी निकलते समय तात्या बाबा नारियल फोड़ना नहीं भूलते।
मेरी सजावट कुछ मजेदार ही थी। हाथ की कटार ठीक से संभालने की बार बार चेतावनी दी जाती। हल्दी वाले शरीर पर भूत जल्दी बिगड़ते हैं, इसीलिए हाथ में कटार। उसकी नोक पर नींबू घोंपा हुआ। गाड़ी में गाना शुरू हुआ, घोड़े फटाक फटाक तेरी चाल। शादी में बड़ा मजा आया। वैसे इसका श्रेय मेरी हास्य सूचकता को भी जाता है। आज मैं बहुत गंभीर सा हूं, चेहरे पर कभी कभार ही हंसी फूटती है, पर उस उम्र में कितने ठहाके लगाए कोई गिनती नहीं। सारे बारातियों को हंसाता रहा। शादी के बाद गांव में बैलगाड़ी से जुलूस निकाला गया। हल्दी की गंध लिए पत्नी बगल में बैठी थी। किसी के ध्यान में न आए इस तरीके से पत्नी की चिकोटी लेने की लहर मन में आई। पत्नी गाल के मोर खिसकाकर गुस्से से देखती है। इतने लोगों में ये फालतू धंधा क्यों? उसकी नजरों का आश्रय था। जावजी बुआ बीच में ही पास आकर जरा रौब से बैठ कह जाते हैं, लड़के के हिसाब से लड़की बहुत बड़ी हो गई है। ये लंगर लड़के के गले बेकार ही बांध दिया। उनका यह मत था। वे क्या बोल रहे थे ये मुझे उस समय विशेष रूप से समझ न आया था। एक बात सही थी कि 1 साल पहले जब मैंने सई को देखा था तब वे काफी दुबली पतली थी, छरहरी बेंत सी छड़ी थी, परंतु आज शादी में जब देखता हूं तो वे शरीर से काफी भरी भरी लगती है। वैसे मैं ही उसे शुरू में पहचान न सका था। तो यहाँ पर हमेशा हमने कैथरीन मेयो में भी पढ़ा कि शादी की उम्र जो है वो लड़कियों की क्या हुआ करती थी। 8-9 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल तक की लड़कियां। और पिछले जिक्र में भी दया पवार जी ने सई का जो उम्र बताई थी वो 10-12 साल ही बताई थी। तो अब अगर उससे 1 साल भी ऊपर बढ़ गया तो लड़की बड़ी हो गई। रात में भोजनादि के बाद समधिन जी का रुखसत का खेल शुरू हुआ। इस खेल का अर्थ मुझे आज भी नहीं मालूम। समधिन के सिर पर कुरड़ियां फोड़ना, अश्लील गाने गाना, उसमें सांडिनी का एक खेल होता। तो ये काफी विभत्स भरा खेल लगा मुझे। आप लोगों की पता नहीं क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इस विवरण को सुनने के बाद। उसमें सांडिनी का एक खेल होता। 4 पुरुष प्राणियों से नीचे झुकते, लकड़ी की खाट ऊपर रखते, उस पर समधिन को बिठाकर नाचते। ये एक प्रकार हुआ। बजनिया बाजा बजा रहे हैं, उनकी धमाधम में नीचे से पुरुष लोग समधिन की चिकोटी लेते हैं और इस हो हल्ले में समधिन जी को बचाने की आवाज कोई नहीं सुन पाता। ये सारी बातें तो कितने अश्लील रीति रिवाज हैं ये। बेटी लेकर जा रहे हैं, बेटी की मां को किस तरह जलील पब्लिकली किया जाता था, बारातियों और घरातियों दोनों के सामने। और घराती जो है या लड़की के मायके वाले चुपचाप ये सारा तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि प्रथा ही ऐसी है। आपने बेटी दी है तो आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये अश्लील बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो मैं समझती हूं कि इन सब रूढ़ियों को तोड़कर अब आगे बढ़ने का समय आ गया है हमारे समाज के लिए भी। बाकी अन्य समाजों में भी इस तरह का कोई खेल या इस तरह की अश्लील बातें होती हैं। वैसे गंदे गंदे गाने तो मैंने सुने हैं अपने घरों की शादियों में भी, जो मुझे बेहद फूहड़ और अजीब लगते हैं शुरू से ही। सुबह दूल्हा दुल्हन के स्नान के लिए ले जाने की बात आई हो। प्रत्येक जगह बजनियां लगते हैं। दूल्हे दुल्हन को नहलाना, सुपारी बाहर निकालना, नारियल खाकर एक दूसरे पर थूकना, ये प्रमुख कार्यक्रम। सई के हाथ की सुपारी मुझसे नहीं निकल पाएगी और इसके बीच हंसी होगी, इसका अंदाजा मुझे हो जाता है। सब सुन सकें इतनी ऊंची आवाज में मैं सई के कान में सुपारी छोड़ दे कहता हूं। सारे लोग मेरी इस बात पर हंसते हैं। नहाने के बाद पत्नी को उठाकर ले जाना यह भी एक प्रथा थी। मैं पत्नी के कुछ करीब आता हूं और मैं उठा नहीं सकूंगा ऐसा प्रदर्शित कर वापस लौट आया। इसके कारण हंसी के फव्वारे उठे। मैं पत्नी को उठा सकूंगा या नहीं, इसकी शंका मुझे ही थी। बारातियों ने भी शायद ऐसा मजाकिया दूल्हा आज तक न देखा था। जावजी बुआ उदास हो कहता है, क्या हो रहा है पता नहीं, लड़के की जिंदगी की हंसी तो नहीं होगी। तो और मुझे इस रहस्य का पता नहीं चल पाया कि उस हंसी मजाक के क्षणों में जावजी बुआ ने ऐसा क्यों कहा। तो वे पहले ही भविष्यवाणी कर रहे थे, तो आगे इस चीज का जिक्र है। बारात की रात धेड़गा नाचना एक और कार्यक्रम होता। यह भी बड़ा अजीब कार्यक्रम था। धेड़गा में दूल्हा दुल्हन को अलग अलग लोग उठा लेते। बिना तेल की चपाती दुल्हन के हाथ देकर बजनियों के ताल में गोल गोल नाचना, अर्थात
धिड़गा नाचना, ऐसे समय पत्नी पति को चपाती से पीट रही है, यह दृश्य मुझे लगा भविष्य में स्त्रियों को पुरुष उम्र भर पीटता है, इसीलिए उसे शादी के दिन पति को पीटने की इजाजत इस प्रथा से दी गई है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। बहुत अजीबोगरीब तो नहीं बल्कि अश्लील रस्म रिवाज जो हैं वो शुरू से शादी ब्याह के माहौल में मैंने भी अपने घरों में देखे हैं और मुझे इसका औचित्य कभी समझ नहीं आया। क्यों आप लड़की के मायके वालों को गाली देते हैं और लड़की के मायके वाले जो हैं उस समय विशेष तौर पर जो गंदी गंदी गालियां हैं उन्हें रट कर औरतें, बुजुर्ग औरतें बैठी होती हैं और जो दौरा जाता है शादी का तैयार होकर उस पर बेहद अश्लील बातें लिखी हुई होती हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है औरतों को करते हुए। तो एक ऐसा समय माना जाता है कि बाकी तो आगे बेटी देने के बाद ऐसा मौका आएगा नहीं, तो इसीलिए जो है लड़के वालों को सरेआम गाली दो और लड़के वाले जो है अजीबोगरीब खेल खेल के ये जता देते हैं कि हम लड़की लेके जा रहे हैं, अपर हैंड तो हमारा ही रहेगा। तो इस तरह के रस्म और रिवाज आपके यहाँ किस तरह के होते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इन रस्म और रिवाजों को लेकर आपका क्या मत है ये भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं तो दूसरों तक इसे पहुंचाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।